नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष ने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, शिक्षा समेत किसानों के मुद्दे उठाए। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों ने भी जवाब दिया। इसी दौरान कई मुद्दों पर बहस भी देखी गई है। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। उससे पहले आपको सुनवाते हैं सदन में किन किन प्रमुख मुद्दों पर बात हुई। मैं जुलाना विधानसभा से आती हूँ और मैं एक लड़की होने के नाते मैं जब भी लड़कियों से मिलती हूँ, क्योंकि लड़कियां मेरे को ओपनली बोल पाती हैं और मैं भी उनकी भावनाओं को अच्छे से समझ पाती हूँ, तो जब भी मैं गाँव में जाती हूँ, गाँव में लड़कियों की एक ही डिमांड होती है कि खेलों के लिए अच्छी सुविधाएं हमें दिलवाएं और पढ़ाई के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो जो माँ बाप है लड़कियों के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी और शिक्षा मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि मैं अगर उस जुलाना विधानसभा में एक लड़की एक खिलाड़ी बन के आई है तो कम से कम लड़कियों को हम इतनी हायर एजुकेशन अगर देने की अगर कष्ट करेंगे तो आपका भी भला होगा। और मगर सर इसके साथ में एक बात और कहूंगा, ये 2 किलोमीटर पे जुलाना के, मगर 1 किलोमीटर के अंदर ही पंडित घासीराम कन्या गुरुकुल महाविद्यालय वो भी है सर, उसमें 404 सीट खाली है। मेरा निवेदन ये है माननीय सदस्य से, देखिए आज जमाना भी बदल रहा है, कॉर्ड पैड में भी कोई आपत्ति नहीं है, सब जगह पढ़ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी कभी भविष्य में उससे किसी तरह की ना नहीं हो सकती, मगर अभी जहां सीट खाली पड़ी है पहले एक बार उसको भरवाने के लिए भी वो प्रेरित करें। गौरव हैं, खिलाड़ी रही हैं, देश का नाम ऊंचा किया है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक तो 2 किलोमीटर के ऊपर हमारा राजकीय महाविद्यालय जुलाना में है, जिसके अंदर 161 सीट खाली पड़ी है। माननीय मंत्री जी का यही आग्रह था कि बेटियों को जरूर प्रेरित करना चाहिए कि आप एडमिशन लें। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट जी। दूसरा, जब खाली इतनी सीटें पड़ी हैं, मात्र जुलाना से 17 किलोमीटर की दूरी पे, हम 20 किलोमीटर की दूरी पे कह रहे हैं, 17 किलोमीटर की दूरी पे इंडस डिग्री महाविद्यालय कनीना में है माननीय अध्यक्ष जी, जिसके अंदर 300 सीटें इसमें खाली पड़ी हैं। यहां एडमिशन हो। एक जो अभी पंडित घासीराम कन्या महाविद्यालय की बात कही है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 404 सीटें खाली पड़ी। अभी इतनी सीटें खाली पड़ी हैं। मेरा आग्रह सभी विपक्ष के सभी महानुभाव से निवेदन है कि आप जरूर ये प्रेरित करें कि बच्चियों को भी आप एडमिशन लें, उसके अंदर कहना चाहिए। आप जो टेस्टिंग्स हुई है, जो लोकसभा के अंदर भी जो रिपोर्ट जारी करी गई और उसके बाद जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने भी जो रिपोर्ट जारी करी है, दोनों के अंदर बहुत ही अलार्मिंग चीज सामने आती है। सबसे पहली सर ये कि जो जल शक्ति मिशन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 23% जो पानी के सैंपल हैं उनके अंदर फ्लोराइड की मात्रा 1.5 mg से ज्यादा पाई गई, जो कि हम सभी जानते हैं जी, फ्लोराइड की मात्रा जब ज्यादा पाई जाती है बोन्स के रिलेटेड और चीजों के रिलेटेड बहुत ही गंभीर हेल्थ कंसर्न्स रेज होते हैं। उसी के साथ साथ इससे भी ज्यादा अलार्मिंग एक जो रिपोर्ट है जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने निकाली थी, उसके अंदर यह पाया गया कि लगभग 14.5% से ज्यादा पानी के ऐसे सैंपल हैं जिनके अंदर यूरेनियम की मात्रा बहुत भारी संख्या में पाई गई। ये केंद्र ने भी एक लेबोरेटरी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दे रखी है और उस पानी को टेस्ट करते हैं, क्योंकि पानी अगर जो टीडीएस की बात कर रहे हैं, टीडीएस हो जाता है कई बार, नीचे का पानी ग्राउंड लेवल का अगर कहीं खराब होता है, जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर दिया है कि उसके अंदर कुछ सैंपल फेल हुए, और उसमें हमने योजना की है कि क्योंकि रानिया के अंदर नहर आधारित पीने का पानी हम देते हैं, ट्रीट करके उसको पानी पीने का पहुंचाते हैं और वो पानी पूरा पहुंचा रहे हैं। कहीं इस प्रकार के अगर कोई और ऐसे हैं, मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूंगा कि यहाँ की देते तो उसका हम सलूशन निकाल देंगे, उसको हम नहर के पानी के साथ जोड़ देंगे। हमने कुछ जोड़े हैं, कुछ और है, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि नीचे का पानी ग्राउंड लेवल का कहीं उसका टीडीएस ज्यादा होता है, उसको मिला करके उसको ठीक करके हमारी सरकार का ये ध्येय है कि हम हर घर के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाएं। और पिछले 10 वर्षों के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने, आपने देखा है कि हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का जो संकल्प है हम वो लगातार पूरा कर रहे हैं।
चलिए बजट सत्र को लेकर चर्चा करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस, ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। पंकज जी, तीसरा दिन रहा, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा रही और विपक्ष जमकर घेर रहा है सरकार को। ये अभिभाषण केवल सरकार की तारीफों का एक पुलिंदा है। नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों नमस्कार, और हरियाणा न्यूज को देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, तीसरा दिन बहुत ही सकारात्मक रहा। जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चाएं हो रही हैं बहुत ही सकारात्मक है। और जो भी विपक्ष, जैसे कि प्री बजट जो बैठकें थी उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने विपक्ष के जो साथी हैं, विपक्ष के जो एमएलएज हैं, उन सब से भी चर्चाएं की थी बजट को बनाने के लिए। और आज भी जब कोई भी साथी, जैसे अभी आपकी क्लिप के माध्यम से सुन पा रहे थे, आज सुबह से हम बजट देख भी रहे हैं, बजट सत्र को, तो उसमें जैसे पानी के लिए एक ने कहा कि भाई पानी का टीडीएस कम है, फ्लोराइड बढ़ रहा है, यूरेनियम बढ़ रहा है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसी कहीं भी स्थिति है तो वो तुरंत सरकार के संज्ञान में लेकर के आए ताकि हम उस पर और बेहतरी तरीके से काम कर पाए। उन्होंने रानिया का उदाहरण दे दिया कि वहां पर भी हमने नहरों के माध्यम से, जहां पर पानी बहुत खराब हो गया, वहां हमने नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाया है। और हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, क्योंकि पानी और हवा दो चीजें ऐसी हैं जिसको जीवन यापन करने के लिए चाहिए। बिल्कुल आप जो कह रही हैं कि आज का सत्र जो है विपक्ष ने घेरने की बात कही, मैं इसको मानता हूं कि सरकार कहीं भी घिरी हुई नहीं है। ये विपक्ष के साथियों की सकारात्मक सोच है कि वो अपने क्षेत्र के आज अपने मुद्दे आज सरकार के सामने रख पा रहे हैं कि हमारी सरकार, हमारे जो एरिया है, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें ये प्रमुख समस्याएं हैं जिन पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित करे, जिनको संज्ञान मिले। तो ये मैं इसको बहुत एक सकारात्मक चर्चा के रूप में देखता हूं। और वैसे आज की जो चर्चा रही उसमें जलेबी बहुत बटी है, जलेबी का जिक्र बहुत हुआ। जलेबी के लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने बताया कि कैसे नायब सिंह सैनी जी ने गोहाना में जलेबी तली और वो महाराष्ट्र भी पहुंची और वो दिल्ली में भी बटी। नहीं, ये जलेबी, ये जो जलेबी वाली बात थी उसमें तो आप जानते हैं क्या क्या हुआ है, उसे तो रिकॉर्ड से भी हटा दिया गया है। बिल्कुल, मेरे को मालूम है। उसके तो बाद आपके ही दोनों नेता आपस में भिड़ गए, किस तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं वो भी आपने सुना होगा। जब आप जलेबी को ही आप हाईलाइट कर रहे हैं तो जलेबी पर क्या क्या हुआ कि आपको ध्यान है? मैं ज्योति जी सब मेरे को मालूम है, लेकिन मैंने जलेबी का जिक्र सकारात्मक व्यू में दिया है आपको कि वो जलेबी जो नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा में तली, वो महाराष्ट्र में भी जीत के आई और वो दिल्ली के अंदर भी जीत के बटी है और हरियाणा में कल फिर से बटेगी। मैं इस संदर्भ में आपको लेकर के जा रहा था, मैं उस संदर्भ में नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। अब माननीय हमारी जो बहन है विनेश फोगाट जी, उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनको पढ़ाई को आगे लेकर के जाना है, उनको उच्च शिक्षा में आगे लेकर के जाना है। तो लेकिन हमारी बहन को जो आज हमारे देश का गौरव है, जिन्होंने भारतीय तिरंगे को विदेशों में भी डंका फहराया है, तो उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी बहन को बस इतनी सी जानकारी नहीं थी कि उन्हीं के 20 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर कितने कन्या महाविद्यालय हैं। हमारी बहन को बिल्कुल आज ब्रांड एम्बेसडर बन के वो अपनी जुलाना क्षेत्र की बहनों को, बेटियों को प्रेरित करना चाहिए कि जहां पर 404 सीटें खाली है, पंडित घासीराम जो महाविद्यालय है कन्या का, उसमें 404 सीटें भरे। और जो इंडस डिग्री कन्या महाविद्यालय है उसके अंदर 300 सीटें खाली हैं। वो भी हमारा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, जो जुलाना से हमारी बहुत ही प्रिय हमारी बहन विनेश फोगाट वहां से विधायक है, वो वहां पर जितनी भी बेटियां, जितनी बहनें उनके पास ये शिकायत लेकर के आ रही हैं कि भाई कन्या महाविद्यालय होना चाहिए, तो उनको इनका पता बता देना चाहिए और उनको प्रेरित करना चाहिए कि बहनों आप वहां जाओ, पढ़ो। सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं हमारे 20 किलोमीटर के क्षेत्र में काफी सारे कन्या महाविद्यालय खोले हुए। अगला पॉइंट था कि स्वास्थ्य को लेकर के आया था कि पीएनडीटी एक्ट के तहत कुछ गड़बड़ियां हैं या कुछ और बातें हैं। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो जो मेरी तरफ से आंकड़ा है, लिंगानुपात में अगर हम कांग्रेस की सरकार की बात करें तो वहां पर 872 के आसपास, 871 के आसपास आंकड़ा था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई बीते 10 वर्षों में, जैसे हमने कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, उसके तहत हम इसको 916 पर लेकर के गए। तो आज बेटियों को 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही आज कन्या महाविद्यालय मिल जाए, उस पर हमारी प्राथमिकता है।
बेटी बचाओ के माध्यम से हमने 916 जो लिंगानुपात है वहां तक हम पहुंचे। और तीसरा जो बड़ा काम है जो कि सुरक्षा को लेकर के भी आज एक पॉइंट उठा था, सुरक्षा को लेकर भी अगर हम बात करें तो पहले जो महिलाओं के थाने हुआ करते थे वो नहीं हुआ करते थे हरियाणा के अंदर, वो पहल नहीं थी। आज 33 हरियाणा के अंदर महिलाओं के लिए थाने खोले गए हैं, जिसमें आज हमारी बहन बेटियां जो भी जिसको भी कोई उत्पीड़न होता है वो वहां जाकर के अपनी सहायता के लिए वहां से मदद मांग सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कितनी संवेदनशील है, बहनों के लिए कितनी संवेदनशील है, उनकी शिक्षा के लिए कितनी संवेदनशील है, इन सारी बातों से आज दर्शाया भी कांग्रेस जा को रहा है चर्चा और में दिख जोड़ भी रहा लेते है। हैं। सियाग जी कैसे देख रहे हैं 3 दिन के बजट सत्र को? देखिए, नमस्कार ज्योति जी, सभी दर्शकों को, प्रवक्ता साथियों को राम राम। आज देखिए, जहां तक बजट का तीसरा दिन है हरियाणा के उसका बजट सेशन का, और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि वो जनता के बीच में पिछले 5-6 महीने होने को है तीसरी सरकार को। इनकी व्यवस्थाएं जो हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, इनकी व्यवस्थाएं और जो इनकी प्राथमिकताएं हैं वो अलग तरह की है। कभी दिल्ली का चुनाव आ जाता है, कभी महाराष्ट्र के चुनाव में ये व्यस्त रहते हैं, तो हरियाणा को तो इन्होंने संभाला ही नहीं है। और मैं समझता हूं, आप देखिए, चाहे जितने मुद्दे हो, चाहे किसानों के हो, चाहे हमारी बहन बेटियों के हो, चाहे अभी जो हमारे बेनीवाल जी बात कर रहे थे शिक्षा को लेकर, जो शिक्षा की बात है, आप देखिए आज क्या हालात है कॉलेजों के, स्कूलों के, वहां स्टाफ नहीं है, आप आधे से ज्यादा स्टाफ नहीं है, राम भरोसे स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, और चाहे यूनिवर्सिटीज की बात करिए। तो जहां तक मैं समझता हूं, और जो बजट में मुख्यमंत्री जी ने जो परी बजट चर्चा की थी, चाहे उद्योगपति हो, चाहे शिक्षाविद हो, मैं समझता हूं अगर उसका 50% भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो एक बहुत बड़े सुधार की गुंजाइश रहती है। आप उसमें बजट में प्रोविजन तो रखिए। आप बजट आ रहे हैं, आपने 2100 रुपए बहनों के लिए आपने आपका संकल्प था, संकल्प पत्र को आप अपनी आत्मा का वो मानते हो, तो आप चाहे 2100 रुपए की बात हो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो 2 लाख बेरोजगार है, क्या इस बार 2 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए बजट में प्रोविजन होने जा रहा है? जो आप भर्ती तो देखो आप करोगे, तो भर्ती के लिए बजट में क्या प्रावधान होगा 2 लाख भर्ती के लिए, वो आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप चाहे किसानों के लिए, चाहे एमएसपी की बात हो, एमएसपी कहीं नहीं मिलता, अभी जीरी आ जाएगी फिर इनको जवाब मिल जाएगा, पहले भी मिल चुका है। और आप जितने जो आप हमारे बेरोजगार युवा, सबसे बड़ा मुद्दा है क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों विदेशों में अमेरिका से बेड़ियों से बंद के सबसे ज्यादा हरियाणा का युवा है ज्योति जी। और आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा, ना उनके पुनर्वास की बात की, जो अपनी जमीनें बेच बेच के गए हैं। ऐसे क्या कारण हुए कि उन्हें हरियाणा छोड़ के और विदेशों में जाना पड़ रहा है? लेकिन आज जो है सरकार सिर्फ वाहवाही और फीलिंग लेने में व्यस्त है। आज उन्हें जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक गुड फीलिंग आ रही है बस। आप देखिए, आप जो जनता से जुड़े जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे पानी की बात उठी, आप देखिए अमृत योजना में इनका कितना बड़ा घोटाला हुआ है, वो सबके सामने है। आप जितने भ्रष्टाचार के जितने जो घोटाले जो उजागर किए हैं सेशन के दौरान भी, आज किसी का जवाब नहीं है सरकार के पास। चाहे कोई आप बात कर लीजिए, तो मैं समझता हूं कि सरकार को भी एक्शन मोड में आना चाहिए और विपक्ष की बातों को भी गंभीरता से लेके, विपक्ष जनता की एक आवाज होता है, जो जनता की सुविधाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्री से मिलना आसान नहीं होता आम आदमी का, इतना जो सुरक्षा प्रबंध और इतनी व्यवस्थाएं होती है, विपक्ष के विधायकों के पास जनता अपनी समस्याएं लेके आती है और वो उठाती है और विपक्ष उनको सदन में रखता है। लेकिन सरकार को मैं कहता हूं सेशन के साथ साथ उसको गंभीरता से लेना चाहिए और उनको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। ठीक है ओंकार जी, आपकी पार्टी के दोनों विधायक अच्छे से जनता की आवाज उठा पा रहे हैं? जी ज्योति जी, सबसे पहले तो आज इनेलो विधायक दल के नेता चौधरी आदित्य देवीलाल जी का जन्मदिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता की तरफ से अपनी तरफ से उन्हें बधाई देता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि कांग्रेस का तो विपक्ष का नेता ही नहीं, इस सदन के अंदर अभी भी नेता की, विपक्ष के नेता की कमी है। और बीजेपी का क्या कहना, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता है, नेता है,
ये जनता की किसी भी समस्या के ऊपर संजीदगी नहीं दिखाते, उस पर विचार नहीं करते। हाँ, जिलेबी याद आ जाती है उसको। कितनी अजीब बात है, बजट का सेशन है, तीसरा दिन है, बढ़िया बात करो, जनता को बताओ कि कैसे आप 21 रुपए महीना दोगे, कितना बजट में प्रावधान करोगे, कितनी महिलाएं हैं। इनके प्रवक्ता कहते हैं कि हम कोई भी घोषणा करने से पहले उस पर वर्क करते हैं। तो मैं चाहूंगा कम से कम बीजेपी के प्रवक्ता ये जरूर बताएं आज डिबेट में कि महिलाएं कितनी 18 वर्ष से ऊपर जिनको आप 21 रुपए महीना देना चाहते हो, एक महीने में उनके ऊपर कितना खर्च आएगा, एक साल में कितना खर्च आएगा, क्या उसका प्रावधान बजट में रखा जाएगा? मेरे को लगता है बजट 1,90,000 करोड़ का होगा या 95,000 करोड़ का होगा, जिसमें से 65,000 करोड़ तो ब्याज नहीं चाहिए, ब्याज और मूलधन की वापसी में चला जाएगा। बहुत गंभीर स्थिति है इस वक्त, आर्थिक दिवालियापन की कगार पर है हरियाणा प्रदेश। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन बीजेपी हटेगी तो दिवालियापन की सारी हदें पार हो जाएंगी, क्योंकि ये लोग जो कर्ज ले रहे हैं वो कर्ज ये संरचनात्मक ढांचे पर नहीं लगा, कोई विकास पर संयोजना में नहीं लगा रहे। कौन सा बड़ा उद्योग इन्होंने स्थापित किया? 67,000 करोड़ का कर्ज था 2014 में, आज 4.5 लाख करोड़ हो चुका है। क्या किया इन्होंने? जो MHCI वगैरह के काम है वो केंद्र के हैं, और वो भी टोल प्लाजा पे हम अपनी जेब कटवाते हैं, उससे चलते हैं। इन्होंने क्या किया? इतना कर्ज लेके इन्होंने सिर्फ घी पिया, अपने कार्यालय बनाए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च के इन्होंने अपने कार्यालय बना लिए। और आज आप देखिए, जो भी मुद्दे हैं हरियाणा प्रदेश के, चाहे बेरोजगारी का हो, नशे का हो, दूषित पेयजल का हो, कि कैसे भूजल दूषित हो रहा है, और या नौकरियां देने का हो, परिवार पहचान पत्र का हो, प्रॉपर्टी ID का हो, जितने भी मुद्दे हैं गंभीर मुद्दे, उन सब के ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ इनेलो के विधायकों ने दिया है। मैं मानता हूं हमारे 2 विधायक हैं, हमारी समय सीमा भी लिमिट है, लेकिन हम वहां पे सदन में जनता की समस्याओं को उठाकर उनका हल निकालने के लिए जाते हैं। हम कांग्रेस की तरह वॉकआउट करने के लिए नहीं जाते। 37 MLA में से एक इनका विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। जनता क्या सोच रही होगी? जनता ने क्या सोचकर इनको 37 सीटें दी? हमें मैंडेट नहीं मिला, हमें मात्र 2 विधायक मिले, लेकिन जनता को इनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। कांग्रेस विधायकों में आप लोगों ने विधायक दल का नेता भी चुन लिया, लेकिन कांग्रेस नहीं चुन पा रही अपना CLP, क्योंकि मुख्यमंत्री पार्टी है, तो CLP जो होगा वो LLP भी होगा। 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। प्रदेश में बहुत सी अनियमित कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां जो बीजेपी के नेताओं द्वारा ही काटी जाती है, थोड़ा टाइम के बाद उनको अप्रूव कर दिया जाता है। उन पर क्या सुविधाएं सरकार दे रही है, इसके बारे में भी हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। इसके साथ साथ गांव के तालाबों में दूषित पानी है, ये सरकार को बताना है कि गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हो। और यहाँ तक कि HPSC और HSSC इन दोनों ने 2014 से लेकर 24 तक कितनी भर्तियां की, और उन भर्तियों में से कितनों के विज्ञापन दिए, कितनी बैकडोर से कर दी, कितनी सफाई है और कितनी HKRM के माध्यम से है। ये सारे मुद्दे जनता के हैं, और इनेलो ये एकमात्र ऐसा दल है जो जनता के प्रत्येक मुद्दे को उठाता भी है, संजीदगी से उसकी पैरवी भी करता है और उसको हल करवाने की कोशिश भी करता है। चलिए, अभी बीजेपी से मुझे जवाब लेना था, लेकिन पंकज जी आपसे पहले सेहवाग जी LOP को लेकर आप बताएं। इस बार तो बैठक भी आप लोगों ने खूब की और कहा गया सत्र से पहले LOP मिलने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के बिना मुख्य विपक्षी पार्टी इस बार के सदन में भी, इस बार के सत्र में भी। देखिए ज्योति जी, आपने 3 दिन से सेशन चल रहे हैं, उसमें भी देखा होगा कि सबसे मजबूत जो कांग्रेस पार्टी जो जनता की आवाज उठा रही है, वो हर विधायक, और हुड्डा साहब ने तो कल मुख्यमंत्री जी को दादूपुर नलवी नहर के उस सवाल पे मुख्यमंत्री जी को जवाब नहीं आया, उन्हें ये फैक्ट ही नहीं मालूम थे। तो मैं समझता हूं जो कांग्रेस पार्टी मजबूती से आवाज उठा रही है, बेशक से LOP कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, उसमें हमारी पार्टी के कई इंटरनल डिसीजन होने हैं। अभी हमारी बैठक हुई है, बहुत जल्द वो भी सेशन के, मैं समझता हूं बहुत जल्द सेशन अभी 28 तक चलेगा, बजट सेशन से पहले LOP भी हमारा डिसाइड हो जाएगा। पंकज बेनीवाल जी, लास्ट कमेंट आपका जी। कांग्रेस भी, इनेलो भी, दोनों ही पार्टियां हर एक मुद्दे को लेकर ये कह रही है डबल इंजन की सरकार का केवल शोर है, काम नहीं हो रहा है प्रदेश में।
देखिए ज्योति जी, मैं लगातार मेरे दोनों भाइयों के साथ लगातार डिबेट्स में रहता हूं, आपके साथ भी रहता हूं। इनकी वही रटी रटाई कहानियां हैं जो लोकसभा चुनाव में बातें थी, वही इनकी विधानसभा चुनाव में बातें थी, वही इनकी निकाय चुनाव में बातें थी, वही आज इनकी बातें। तो इनकी जो बातें हैं उन पर हरियाणा की जनता ने बिल्कुल भी इन पर भरोसा नहीं किया है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हमारा काम हरियाणा की जनता के लिए है, हरियाणा की जनता को अग्रसर करने के लिए है, हरियाणा को विकसित करने के लिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आमदन है। और जितने भी, मैं तो कह रहा हूं कि सकारात्मक पहल है कि जितने भी आज कांग्रेस के विधायक हो या फिर इनेलो के जो 2 विधायक हैं, वो अगर अपनी तरफ से कुछ इनपुट्स दे रहे हैं कि उनके क्षेत्र में क्या क्या मुख्य प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिसकी भी समस्याएं जहां पर है वो हमारे को सरकार को संज्ञान में लेकर के आए, हम उनको तत्परता के साथ पूरा कर देंगे। ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जबकि कांग्रेस के साथी चाहे शैली चौधरी रही हो, गोकुल सेठिया रहे हो या असम से शमशेर सिंह गोगी इनके विधायक दल के विधायक के जो कैंडिडेट थे वो रहे हो, वो सारे के सारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, नायब सिंह सैनी जी का जो कार्यशैली है वो बहुत शानदार है। तो कांग्रेस के साथी ही मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक दल के हमारे नेता रहे, हमारे जो हरियाणा के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, जो ये रटी रटाई की स्क्रिप्ट है वो पिछले काफी महीनों से हम सुन रहे हैं, हरियाणा की जनता भी सुन रही है। सदन बेनीवाल जी, आप ठीक नहीं कह रहे हैं। सदन में जो मुद्दा उठाया जाएगा वो आपने भी क्या प्रशंसा की है मुख्यमंत्री जी की? सदन में जो बात उठाई जाएगी वो तथ्यों और आंकड़ों के साथ ही विपक्ष उठाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी विपक्ष बोल देगा, हवा हवाई बातें नहीं होती वहां पे, आप जानते हैं। नहीं, विधायक अगर अपना प्रश्न लगा रहे हैं, विधायक अगर कुछ भी पूछ रहे हैं या मंत्री जवाब दे रहे हैं, आप जानते हैं तथ्यों पर आधारित ही सवाल जवाब वहां पर होते हैं। वहां कुछ ऐसा नहीं कि गुमराह कर दिया गया, झूठ बोल दिया गया, वो रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। ज्योति जी आप सुनेंगे, मैंने सिर्फ प्रवक्ताओं साथियों के बारे में बात करी। मैंने विधानसभा सत्र जो चल रहा है, बजट सत्र जो चल रहा है, उसके लिए मैंने सकारात्मक पहल की। मैंने ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो आज साथी, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे इनेलो के हो, जितने भी विधायक हैं, वो अपने जो आज सकारात्मक तरीके से बता पा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ये कमियां हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया है कि भाई हम अगर आपके क्षेत्र में कमियां तो उनको पूरा करेंगे। चलिए, आपको ये लग रहा है प्रवक्ता केवल रटी रटाई अपने स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इनकी बातों में दम नहीं, आप ये कह रहे हैं। मैं सिर्फ इन दोनों साथी प्रवक्ताओं जी कुछ बोल रहे थे, लास्ट कमेंट रहेगा। ठीक, आप अपनी बता दीजिए बेनीवाल जी, आप अपनी बता दीजिए, गीत साहब क्यों नहीं तारीफ कर रहे मुख्यमंत्री जी की? अगर इतने ही बड़े काबिल मुख्यमंत्री हैं तो आपके नंबर 2 के मंत्री उनकी स्पष्ट कर चुके हैं, और जो सच्चाई उन्होंने रखी आपने उनको नोटिस दे दिया। तारीफ कर रहे हैं, आप वास्तविकता से क्यों भाग रहे हो? कमल खिलता जा रहा है। गीत साहब की भी बता दीजिए, उन्हें नोटिस दिया क्या रहा? हरियाणा की जनता अपनी गुटबाजी पर भी बता दीजिए कुछ। इस सरकार की नीयत है। 2014 में आपके साथ क्या हुआ था वो हरियाणा की जनता ने देख लिया है। विचार 5-6 महीने में उन्हें पता लग गया है। अमित साहब ने जो बात रखी है वो जनता की बात रखी है, भारतीय जनता पार्टी जनता की। आप क्यों नहीं बोल रहे अमित साहब के बारे में? जो आपकी फेवर की बात हो, वो भी मंत्री आपके, सम्मानित मंत्री आपका। देखिए बेनीवाल जी, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, आपका पहले राहुल गांधी, मैं समझता हूँ प्रवक्ता है, अमित साहब की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? सुनी कि नहीं सुनी? उसमें आपके हरियाणा के नेताओं को राहुल गांधी ने लताड़ा है। अमित साहब की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने सच्चाई रखी है। ऐसी केरला में नहीं होनी चाहिए। अरे आप अपना एलओपी के लीडर तक सीमित रहे कि आप अपना लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बनाएंगे। आप ही की डिबेट में था, आपने कहा था कि सत्र से पहले आ जाएगा। हमारी चिंता छोड़िए, हमारी चिंता छोड़िए, आप अपने घर को संभालिए। आपके नंबर 2 के मंत्री के बारे में आप जवाब देने को चर्चा का लास्ट कमेंट इनेलो से रहेगा। सत्र के आगामी दिनों के लिए क्या तैयारी है? ओंकार जी रुकिए, आप बेनीवाल जी भी सुने। ओंकार जी आप बोलिए। ज्योति जी, बहुत अफसोस की बात है, बजट सत्र चल रहा है, तीसरा दिन था, गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और सदन में बीजेपी के नेता और विधायक गोबर खाने और खिलाने की बात करते हैं और इनके प्रवक्ता जलेबियों की बात करते हैं। इनका जनता की समस्याओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस 37 विधायक होते हुए भी जनता की समस्याओं को प्रमुखता से नहीं उठा पाएगी। जनता की प्रत्येक समस्या पर
अगर कोई चट्टान की तरह खड़ा होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल का दोनों विधायक खड़े होंगे। आप देख लीजिए जितने मुद्दे हमने उठाए हैं वो मुद्दे सारे के सारे जनता के सरोकार से हैं, चाहे बेरोजगारी हो, नशा हो, भ्रष्टाचार हो। और मेरे भाई बीजेपी का प्रवक्ता एक बात करते कि हमने महिला थाने खोल दिए। मेरा एक्सपीरियंस है महिला थानों के बारे में, आप जो उनकी परिस्थितियां भी देख लीजिए। अगर कोई महिला जाती है उसको कितना परेशान किया जाता है उन थानों में, सिर्फ खोलने से बात नहीं बनती। आप उनको गंभीरता से लागू करवाइए। कौन कौन इनमें इंचार्ज है ये देखिए, सारे के सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हम देखेंगे जितने भी थाने हैं अधिकतर थानों के इंचार्ज भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और ये सुरक्षा सिर्फ इन्हें उठाती है कांग्रेस। महिलाएं सुरक्षित है, अपने आप को सुरक्षित महसूस आपकी महिलाओं कई सुरक्षित महिलाओं के प्रति अपराध में जो आंकड़ा आपने दिया वो आंकड़ा पिछले वर्षों की अपेक्षा ज्यादा है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस पर अपराध बढ़े, महिला अपराधों को झूठ बोलने आपके के दिए हुए आंकड़े, आपके मंत्री के दिए हुए आंकड़े, महिला अपराध कम है, महिला अपराध ज्यादा है। और सामने आती है कोई ना कोई गैंगरेप की सूचना आ जाती है। महिला थानों में कहीं अगर पीड़िताओं को परेशान होना पड़ रहा है तो आप पंकज बेनीवाल जी कह रहे हैं हमें जानकारी दीजिए, हम उसका समाधान भी करवाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में आप लोग जुड़े। तो बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।